स्पेकुलेटिव कॉइन नहीं। What the hell is it? Bitcoin is better than currency. There's a big industry around Bitcoin, and people have made fortunes out of Bitcoin. Technical answer in Bitcoins is that Bitcoins is a remarkable cryptographic achievement. It is a huge deal. It's a huge, huge, huge deal. If people have got lots of Bitcoins and they want to go to space, I'd much rather they spent that money on our spaceship. I mean, I personally, I own Bitcoin in my hedge fund. I own Bitcoin in my fund. ये अब आपके घर की चाबी भी बन सकता है। For the first time, Bitcoin might be directly used to qualify for home loans. क्रिप्टो दुनिया ने बहुत कुछ देखा, स्कैम्स, बम्स, क्रैशेस एंड हाइक, लेकिन अब पहली बार यूएस जैसे मैच्योर फाइनेंशियल सिस्टम में बिटकॉइन को एक ऑफिशियल मॉर्गेज टूल के रूप में कंसीडर किया जा रहा है। और ये सिर्फ न्यूज़ हेडलाइन नहीं, ये एक फुल ब्लोन पॉलिसी डायरेक्शन बन सकता है। यूएस के सबसे बड़े हाउसिंग रेगुलेटर फेडरल हाउसिंग फाइनेंस एजेंसी ने अब ओपनली कंसीडर करना स्टार्ट कर दिया है कि क्या क्रिप्टो होल्डिंग्स स्पेशली बिटकॉइन को मॉर्गेज अप्रूवल के लिए यूज किया जा सकता है। इसका अनाउंसमेंट खुद एफएचएफए के डायरेक्टर बिल फ्लूड ने एक्स पे किया। We will study the usage of cryptocurrency holdings as it relates to qualifying for mortgages। ये सिंपल लाइन नहीं है, ये एक पूरे फाइनेंशियल सिस्टम के माइंडसेट चेंज का सिग्नल है। मॉर्गेज अंडरराइटिंग जो ट्रेडिशनली 3 C's पे बेस्ड होती है, क्रेडिट, कैपेसिटी और कोलेटरल, उसमें अब एक 4th C क्रिप्टो ऐड हो सकता है। अब तक क्या होता था, अगर आपके पास 1 करोड़ के बिटकॉइन या इथेरियम होल्डिंग्स भी है और आप यूएस में घर लेना चाहते हो, तो आपको पहले वो क्रिप्टो बेचना पड़ता है, यूएसडी में कन्वर्ट करना पड़ता और फिर वो पैसे बैंक में दिखाना पड़ता, तभी वो मॉर्गेज एप्लीकेशन में काउंट होता। अब अगर एफएचएफए के ये प्लान इंप्लीमेंट होता है तो ये स्टेप्स एलिमिनेट हो जाएंगे, यानी आपके क्रिप्टो होल्डिंग्स अगर सिक्योर और ट्रेसेबल है, डायरेक्टली आपके एसेट स्ट्रेंथ का पार्ट बन सकते हैं। आप उन्हें होल्ड करके भी लोन क्वालिफाई कर सकते हो। और इसी एक्स थ्रेड के अंदर एक और बॉम्ब ड्रॉप हुआ जब माइकल सेलर Bitcoin's reached criticality. The network has come to life. The work's done, the power's flowing, and there's no off switch. स्ट्रैटेजी के फाउंडर और बिटकॉइन के सबसे बड़े कॉर्पोरेट बुल्स में से एक ने अनाउंस किया, we have developed a BTC credit model that we are happy to share. It takes into account loan duration, collateral coverage, BTC price, BTC volatility, and BTC ARR outlook to generate statistical BTC risk and BTC credit spread. सेलर ने जो मॉडल बनाया है वो बेसिकली एक बिटकॉइन बेस्ड क्रेडिट स्कोरिंग सिस्टम है, जिसमें वो प्राइस हिस्ट्री, वॉलेटिलिटी, लॉन्ग टर्म रिटर्न एस्टिमेट्स और लोन टू वैल्यू एनालिसिस के बेसिस पर ये कैलकुलेट करते हैं कि बोरोवर कितना ट्रस्टवर्दी है अगर वो BTC गिरवी रख रहा है। ये मॉडल पब्लिकली अवेलेबल है strategy.com पे और सेलर ने क्लियर किया है कि वो इसे शेयर करने के लिए तैयार है ताकि इंस्टीट्यूशंस अडॉप्ट कर सके। सोचो जरा, कल तक बिटकॉइन को एक रिस्क समझा जाता था, आज उसके लिए क्रेडिट मैट्रिक्स बन रहे हैं। बैंक्स और रेगुलेटर्स अब इसे स्टैटिस्टिकली असेस कर रहे हैं। ये सिर्फ एक्सेप्टेंस नहीं, ये इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रेशन का स्टार्ट है। इससे इंडिया को क्या फर्क पड़ता है ये भी जान लेते हैं। इंडिया को फर्क पड़ेगा बहुत ज्यादा। इंडिया में क्रिप्टो को अभी भी एक ग्रे जोन में रखा गया है। आरबीआई ओपनली सपोर्ट नहीं करता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के बाद आउटराइट बैन भी नहीं है। Transacting that asset, if there are profits being made, we are taxing that profit at 30%. इस बीच में इंडियन क्रिप्टो इन्वेस्टर्स एक ऐसे जोन में हैं जहां उनकी होल्डिंग्स का रियल वर्ल्ड यूज ऑलमोस्ट 0 है। आपके पास ₹10 लाख के BTC है, लेकिन आप उसे बैंक से लोन नहीं ले सकते, ना कार लोन, ना होम लोन, ना बिजनेस फंडिंग। लेकिन अगर यूएस जैसे नेशन में बिटकॉइन को ऑफिशियली एसेट क्लास बनाकर उसे मॉर्गेज अंडरराइटिंग में इंक्लूड किया जाता है तो इंडिया के लिए प्रेशर बनेगा, खासकर अगर एफएचएफए जैसे रेगुलेटर्स इस मॉडल को स्केल करते हैं। और इंडिया में क्रिप्टो अडॉप्शन कम नहीं है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडिया के पास 11 to 13 करोड़ क्रिप्टो वॉलेट्स यूजर है, दुनिया में सबसे ज्यादा। अगर उसमें से सिर्फ 1% लोग भी अपनी BTC होल्डिंग को लोन के लिए कोलेटरल बनाना चाहे तो एक मैसिव फाइनेंशियल यूज केस बन जाता है। एक एग्जांपल सोचिए, दिल्ली का एक IT इंजीनियर जिसके पास 2 BTC है, जो उसने 2020 में 7 लाख रुपए पर खरीदे थे, आज उनकी वैल्यू 1 करोड़ के आसपास है। अगर उस BTC को गिरवी रखते वो 50 लाख का लोन ले सकता है बिना बेचे, तो वो पैसे से घर खरीद सकता है या अपनी टेक स्टार्टअप शुरू कर सकता है। लेकिन रिस्क क्या है वो भी तो जान लेते हैं। क्रिप्टो
वॉलेटाइल है। अगर BTC का प्राइस गिरता है तो लेंडर आपको मार्जिन कॉल देगा, या तो एक्स्ट्रा कोलेटरल दो या लिक्विडेशन होगा। या सिस्टम सिर्फ उन लोगों के लिए काम करेगा जो लॉन्ग टर्म होल्डर्स है और जिन्हें एसेट का यूटिलिटी यूज समझ में आता है। दूसरा रिस्क है रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी। जब तक इंडिया में प्रॉपर लॉ नहीं आता, बैंक्स इसे अडॉप्ट नहीं करेंगे, लेकिन फिनटेक जैसे डिफाई बेस्ड प्लेटफॉर्म से ये मॉडल इंप्लीमेंट कर सकते हैं, स्पेशली बैक्ड बाय सॉलिड इंश्योरेंस एंड ऑडिट फ्रेमवर्क। माइकल सेलर का क्रेडिट मॉडल इस रिस्क को साइंटिफिकली हैंडल करता है। वो क्लियर करते हैं कि क्रिप्टो का रिस्क मैनेजेबल है, बस उसे असेस करने का तरीका स्मार्ट होना चाहिए। लॉन्ग टर्म BTC का एक्सपेक्टेड रिटर्न और हिस्टोरिकल वॉलेटिलिटी सब फैक्टर यूज करके स्टैटिस्टिकली साउंड लेंडिंग मॉडल बनाया गया है। फ्यूचर क्या लगता है, चलो ये भी जानते हैं। अगर FHFA ने इस प्लान को ऑफिशियली इंप्लीमेंट किया तो US बैंक्स क्रिप्टो को एक क्रेडिबल एसेट मानेंगे, फिर यूरोप, UK, सिंगापुर जैसे नेशंस भी फॉलो करेंगे, और जब दुनिया फॉलो करेगी, इंडिया के पास इग्नोर करने का स्कोप कम हो जाएगा। जो लोग आज BTC को सिर्फ पोर्टफोलियो के एक शाइनी कॉइन समझ रहे हैं, वो कल उसे घर लेने, फैक्ट्री खोले या इवन मेडिकल इमरजेंसी के लिए यूज करेंगे। या सिर्फ अडॉप्शन नहीं, ये इंटीग्रेशन है। और जैसे सेलर कहते हैं, बिटकॉइन इज प्राइस टाइम कोलेटरल, बेटर देन गोल्ड, बेटर देन रियल एस्टेट, बेटर देन एनी अदर फॉर्म ऑफ मनी। तो अब आप डिसाइड करो, क्या आपका BTC सिर्फ प्राइस के लिए है या फिर आपको पैसे देने के लिए, या लाइफ का नेक्स्ट बिग गोल के लिए। BTC बेचकर घर मत लो, BTC से